आज का हमारा पहला है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अ रे ऑफ लाइट सफर्स टू रिफ्रैक्शंस ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। हमारे सिलेबस में बच्चों ट्राइंगुलर प्रिज्म है। प्रिज्म एक पोर्शन है ट्रांसपेरेंट मीडियम का, जिसमें से हमने कुछ पार्ट कट किया है जो कि ट्राइंगुलर शेप का है। ठीक है, और इसी के थ्रू हम रिफ्रैक्शन यानी कि इसकी पूरी चीज़ों को समझने वाले हैं। मतलब अगर ऐसी कोई रिफ्रैक्शन हो, अगर ऐसी कोई बाउंड्रीज हो, उसमें रिफ्रैक्शन हो तो कैसे होगा, इसको हम समझने वाले हैं बच्चों। ठीक बात है। चलिए, तो हमने एक लिया, देखिए ध्यान से पढ़िए। अ रे ऑफ लाइट सफर्स टू रिफ्रैक्शन, दो रिफ्रैक्शन होगा, कैसे होगा अभी हम आगे इसमें देखेंगे। इन फिगर ए बी सी इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म विद एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ये जो बेटा एंगल ए है इसको हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं। पहले तो ये बात यहाँ पे समझ लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल। अ रे ऑफ लाइट के एल, जारी बातें जो लिखी गई हैं पहले से। अब देखिए पहले क्या किया बच्चे हम लोगों ने, रिफ्रैक्शन पहले करते हैं हम पूरा। देखिए यहाँ से एक रे लिया जो हमने यहाँ पे इंसिडेंट करा दिया। ठीक बात है। इस रे का नाम दिया हमने के और इस पॉइंट का नाम दिया हमने एल। ठीक, जब ये रे ऐसे गई बच्चों तो अब इस सरफेस पे जाने के बाद इसको रिफ्रैक्शन चाहिए। हमने कहा कि जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन कराने के लिए बच्चों आपको नॉर्मल ड्रा करना आना चाहिए। ठीक, तो हमने ये नॉर्मल ड्रा किया। ठीक बात है। ये जो नॉर्मल ड्रा किया हमने, इसका नाम हमने दिया बच्चों n1। ठीक बात है। चलिए, तो ये एंगल हमारा इंसिडेंस बनेगा, जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम में एंगल बनाना होता है। तो हमने कहा है इंसिडेंस एंगल हमारा I1 है। ठीक बात। कुछ नहीं होता बच्चों, तो एरे जो थी, ये जो एरे है ये कैसी जानी चाहिए थी, कुछ नहीं होता तो एरे सीधे ऐसे निकल जानी चाहिए थी बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है? एरे बिल्कुल ऐसे सीधे निकल जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि रेयरर टू डेंसर जा रही है तो ये रे क्या करेगी बच्चों, ये ऐसे ना जा करके क्या करेगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी। तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल ये चली गई। चलिए देखते हैं, ये चली गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक बात, ऐसे। तो अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन एंगल बना ये बना, जिसका नाम हमने दिया बच्चों R1। अब देखिएगा पहले सरफेस ए बी पे तो हो गया सारी बात। अब AC के लिए ए वाली रे इंसिडेंस एंगल है, जो ग्रीन लाइन बनाई हमने क्या है बच्चों, इंसिडेंस एंगल है। ठीक, तो यहाँ पे हमने फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक बात है। ठीक, हमने कहा कि जो दोनों नॉर्मल कट करना है, इस पॉइंट का नाम O है। ठीक है, और ये हमारा एक एंगल बनेगा। ठीक बात है। चलिए, यहाँ जो इंसिडेंस एंगल आया उसको हमने नाम दिया बच्चों R2। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं अभी मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि इसको I क्यों नहीं लिया, R क्यों लेते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को हम लोग इसमें चेक करते हैं कई बार प्रिज्म में, इसलिए काम किया जाता है बच्चों। देखिए अगर कुछ नहीं होता तो ये रे जो है ऐसे चली जानी चाहिए थी। अच्छा, ये जो नॉर्मल है इसका नाम हमने दे दिया बच्चों N2 और इस वाले रे का नाम दिया हमने Q। ठीक है, तो L से चला गया। ठीक, अब जरा समझिए कि अगर कुछ नहीं है तो ये रे क्या हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ऐसे ना जाके ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ ऐसे निकल गई बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे जो ये एंगल बना, इस एंगल का नाम हमने दिया बच्चों I2। बहुत सारे बुक्स में इसको E बोलते हैं, इसका इमरजेंट एंगल बोला जाता है। ठीक, अब जरा समझिए, रे जानी ऐसे चाहिए थी और ये घूमते क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के देखिए ऐसे निकल गए। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, इस रे को थोड़ा सा हमने पीछे बढ़ाया। इस वाले रे को अगर पीछे हमने देखा तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये इतने से डेविएट हो गई है, जानी ऐसे चाहिए थी चली ऐसे गई है। ठीक है, तो ये जो एंगल बना ये डेल बना, और इस डेल एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो सबसे पहली जो कैलकुलेशन है हमारी वो इस एंगल ऑफ डेविएशन की होने वाली है। ठीक बात है। चलिए, इस पॉइंट का नाम हम लोग बच्चों P दे देते हैं। ठीक बात है इतना, ताकि हमको कैलकुलेशन में दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो ये रे डायग्राम सबको क्लियर है क्या हुआ। तो देखिए यही लिखा हुआ है बच्चों, अ रे ऑफ लाइट KL इज इंसिडेंट ऑन द फेस AB ऑफ द प्रिज्म एट एंगल I1। हमने कहा एंगल I1 पे इंसिडेंट किया। इन पासिंग थ्रू द प्रिज्म रे KL सफर्स टू रिफ्रैक्शंस एंड हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल QPN। एंगल देखिए QP, और हमारा जो ये रे बाहर निकली है इसका नाम हमने N दे दिया। तो QPN। ठीक है, एंगल विच इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो ये एंगल ये डेल है यही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, आप इस डायग्राम को बार बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान से देखते रहिएगा कैसे इसको काम करेंगे। आप पहले कॉपी पे इसको बना लें ताकि आप लोग, मैं जब यहाँ पे बोलूँ तो आप समझ सके। तो इसमें दो चीजों की कैलकुलेशन है। तो पहली कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन एंगल, यानी डेल की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, डेविएशन एंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए, अब जरा सा समझते हैं पहले कि इसमें क्या हुआ होगा। डेविएशन एंगल जब हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों। पहले वाले पे देखिए,
अगर आप सोचिए जहाँ I1 पे रही थी तो इसे I1 पे चले जाना चाहिए था, तो ये I1 एंगल पे गई नहीं है, ये गई है R1 पे, तो कितने से डेविएट हुई होगी? अगर डेल में देखूं तो I1 माइनस R1 हो गई। अच्छा देखिए डेल वन में मान लेता हूं तो पूरा ये डेल वन हुआ ना, ये वाली जो होगी ये पूरी डेल वन होगी, तो डेल वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 माइनस R1। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? और आप देख रहे होंगे कि जहाँ ऐसे रही थी और क्लॉकवाइज ही ये रोटेट हो गई, क्लॉकवाइज ही घूम रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बच्चा एट द फेस ए बी, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ से एट द फेस ए बी इंसिडेंस एंगल कितना है? I1 है। ए बी इंसिडेंस एंगल इज I1 एंड रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है? रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है बच्चों? रिफ्रैक्टेड एंगल है हमारा R1। ठीक है, सो द डेविएशन एंगल कितने से डेविएट हुआ होगा? डेविएशन एंगल डेल वन इक्वल टू I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, अच्छा ये डेविएशन जो हुआ है वो क्लॉकवाइज हुआ है बच्चों, कैसा हुआ है? क्लॉकवाइज हुआ है। क्या ठीक बात है इतनी? ठीक है, चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। एट दी सेकेंड फेस AC, सेकेंड फेस AC पे ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? R2, एंगल ऑफ इंसिडेंस R2। ठीक है, एंड रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन है वो क्या है? एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ, चलिए यहां से देखते हैं बच्चों इसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, सॉरी I2 है बच्चों यहाँ पे। क्या ध्यान देख पा रहे हैं इस बात को? डायग्राम में आप अपने देखते रहिए, कॉपी में आपने बना लिया होगा तो आप देखते रहिए उस पर R2। सो दी डेविएशन एंगल, अगर मैं डेविएशन एंगल की बात करूं एट दिस सरफेस, एट दिस फेस की बात करते हैं, सरफेस नहीं है वो फेस है बच्चों, एट दिस फेस, एट दिस फेस डेल टू इक्वल टू, डेल टू की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? I2 माइनस R2। ये भी देखिए क्लॉकवाइज ही हुआ है बच्चों, कैसा हुआ है? क्लॉकवाइज हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन डेल इक्वल टू कितना हो गया? डेल वन प्लस डेल टू। क्या ये बात सबको क्लियर है? डेल इक्वल टू कितना हो गया? डेल वन प्लस डेल टू। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अच्छा चलिए डेल वन और डेल टू की वैल्यू डाल दीजिए, तो डेल इक्वल टू, डेल वन की वैल्यू कितनी है बच्चों? I1 माइनस R1 प्लस, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये मिल जाएगा आपको I2 माइनस R2। थोड़ा सा इसको अरेंज किया जाए तो ये दिख रहा है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। क्या ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है? हाँ या ना? अब मुझे कैसे भी करके I1 प्लस I2 और R1 प्लस R2 की कैलकुलेशन करनी है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इन ट्राइंगल, अब आपके पास जो डायग्राम है बच्चों उसमें एक ट्राइंगल है ALM, ALM। चलिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे पीछे देखिए, यहाँ पे AL और M पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला हमारा M पॉइंट है बच्चों, ये वाला हमारा M पॉइंट है। तो ALM में जरा गौर कीजिएगा, ये नॉर्मल है तो ये टोटल 90 डिग्री नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जरा देखिएगा ALM में अगर ये वाला नॉर्मल है, अगर ये वाला एंगल की मैं बात करूं तो क्या 90 माइनस R1 है, और इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो क्या ये नॉर्मल अगर है तो ये पूरा 90 है, उसमें से R1 निकल गया तो ये 90 माइनस R1, और ये भी 90 माइनस R2 नहीं है? ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि 90 माइनस R1 है, 90 माइनस R2 और एंगल ए, तीनों मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे, हाँ या ना? तो जरा देखिएगा इन ट्राइंगल ALM में अगर मैं ये कहूँ कि एंगल A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी, हाँ या ना? ठीक है, जरा देखिएगा A प्लस 90 प्लस 90 180
माइनस ये हो जाएगा R1 प्लस R2 को एक साथ ले लिया, ये हो गया 180। क्या ठीक बात है बच्चों? यहाँ पे ये देखिए 180 से 180 कैंसल हो गया, तो आप लोग यहाँ से एक रिलेशन देख पा रहे होंगे बच्चों कि R1 प्लस R2, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से R1 प्लस R2 इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है? देखिए बच्चों, यहाँ से आपको समझ में आ रही है बात यहाँ तक कि हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, आपने देखा कि ए इक्वल टू हमें क्या मिल गया बच्चों? यहाँ से ए इक्वल टू हमने देखा कि ए इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक बात है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में भी काम आता है कि दोनों रिफ्लेक्टेड R1 प्लस R2 प्रिज्म एंगल के इक्वल होता है। R1 और R2 प्रिज्म एंगल के इक्वल होता है। चलिए, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू ए हो गया, और अगर मैं इसको पुट कर दूं इन इक्वेशन 1, तो आपके पास जो डेल मिलेगा बच्चों, तो आपको यहाँ से ध्यान से देखिएगा, डेल इक्वल टू आपको मिल जाएगा I1 प्लस I2 माइनस ए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ या ना? क्या डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 आपको ये मिल गया? ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग डेल की बच्चों कैलकुलेशन कर चुके। ये डेविएशन है, ये नॉर्मल डेविएशन है, ना ये मिनिमम है ना ये मैक्सिमम है, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं केवल डेविएशन की। तो हमने डेविएशन एंगल कैलकुलेट कर लिया है I1 प्लस I2 माइनस ए। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है बच्चों? चलिए, इस प्रिज्म में दूसरा पार्ट जो पूछता है आपसे अक्सर, वो पूछता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड प्रिज्म फार्मूला। तो इसको करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जरा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखते हैं पहले, तो हमने क्या किया बच्चों, द ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल अगेंस्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज प्लॉटेड एज शोन इन फिगर। डेविएशन एंगल एक पर्टिकुलर I1 और I2 के लिए जब मैंने इसको ग्राफ बनाया, तो हमको ये ग्राफ ऐसे मिल रहा है बच्चों। तो हमने ये देखा, देखिए अगर ये इंसिडेंस एंगल I1 और डेल के बीच का ग्राफ है, तो देखिए I1 और I2, ये मिनिमम कहाँ होगा? मिनिमम वहाँ हो रहा है जहाँ पे I1 बराबर I2 है, I1 इक्वल टू I2 है, वहाँ पे ये मिनिमम हो रहा है। ठीक बात है बच्चों, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। चलिए, तो अब जब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर I1 और I2 है, यहाँ पे अगर हमको ये दिख रहा है कि I1 बराबर I2 पे ए मिनिमम डेविएशन है, तो हम लोग ये फाइंड कर पा रहे हैं कि डेल डेल इक्वल टू, अगर हम देखें तो डेल मिनिमम हो जाएगा कब? जब I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अगर I1 बराबर I2 बराबर I है, ठीक, तो अब R1 बराबर R2 बराबर R होगा, कैसे होगा, ये बात हमें सोचना है, ठीक है। तो अप्लाइंग स्नेल लॉ एट L एंड M, अप्लाइंग अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट L एंड M। आपके पास दो पॉइंट है प्रिज्म में, आप वहां से देख सकते हैं बच्चों। देखिए, अगर आप यहाँ पे स्नेल लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पे L पे और M पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 साइन I1, इस साइड लिखेंगे म्यू साइन R1, ठीक बात है। और यहाँ पे आप लिखेंगे म्यू साइन R2 इक्वल टू 1 साइन I2। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं स्नेल लॉ अप्लाई कर दूं, आप जरा समझिएगा इस बात को, कि अगर मैं स्नेल लॉ अप्लाई कर दूं बच्चों I1 बराबर I2 बराबर I पे, स्नेल लॉ अप्लाई करूं एट L एंड M पे, तो देखिएगा क्या मिलेगा, 1 इंटू साइन I1 इक्वल टू म्यू साइन R1। क्या ये बात क्लियर है? एंड अगर मैं दूसरे पॉइंट पे अप्लाई करूं, अगर मैं दूसरे पॉइंट पे अप्लाई करूं 1 साइन I1 इक्वल टू म्यू साइन R1 एंड, ठीक है, और M पे अगर अप्लाई करोगे तो आएगा म्यू साइन R2 इक्वल टू 1 साइन I2, ठीक है। तो जब इसको अप्लाई कर दिया गया, आप देखिए I1 बराबर I2 बराबर I है, आप देख रहे हैं कि ये इक्वल है, तो ये यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा म्यू, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे रख सकता हूँ इसको म्यू साइन R2। समझिए बात को, क्या कह रहा हूँ कि अगर I1 बराबर I2 बराबर I है, तो मैं इसकी जगह पे बच्चों चाहूँ तो ये रख सकता हूँ ना I1 बराबर I2 करके। तो जरा देखिएगा म्यू साइन R1 इक्वल टू म्यू साइन R2 नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूँ, दोनों को कंबाइन लिए, ठीक है। यानी देखिए म्यू से म्यू कैंसिल, तो आपको मिल गया R1 बराबर R2 बराबर R। आप यहाँ से ये भी बात समझ गए, हाँ या ना? स्नेल लॉ अप्लाई करके हमने एक चीज भी, कंडीशन भी ऑब्टेन कर ली। तो हम ये पाए कि I1 बराबर I2 बराबर I हो गया, और उसका यूज करके हमने देखा कि R1 बराबर R2 बराबर R भी है, हाँ या ना? ठीक है। तो अच्छा, अब इक्वेशन एक आपके पास इक्वेशन मिली थी ए वाली, ए इक्वल टू R1 प्लस R2, ए इक्वल टू R1 प्लस R2, हाँ या ना? R1 प्लस R2 ये आपको मिली थी, क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो अब जरा देखिएगा यहाँ से आगे,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर आप ये देख पा रहे हैं कि R1 बराबर R2 बराबर R, तो एक रिलेशन आपने पढ़ा था बच्चों, R इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू A। क्या ये बात पढ़े थे, याद है आप लोग को? ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A इक्वल टू R1 प्लस R2, इसमें मैं पुट कर दूंगा। इसमें मैं अगर इस बात को पुट कर दूं बच्चों, तो A इक्वल टू मिल जाएगा, हम जानते हैं R1 प्लस R2, तो R प्लस R इक्वल टू 2R, तो R इक्वल टू A/2। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? और अगर मैं डेल की बात करूं, तो फ्रॉम इक्वेशन जो आपको मिली थी, फ्रॉम इक्वेशन 1, डेल इक्वल टू क्या मिला था आपको, I1 प्लस I2 माइनस ए। तो जरा यहाँ पे इस समय आप जब आप I1 बराबर I2 रखोगे तो ये डेल मीन हो जाएगा, डेल मीन हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 2I माइनस है, तो 2I इक्वल टू डेल मीन प्लस ए डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू केवल कैलकुलेट कर लूँ, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? तो देखिए हमने I भी कैलकुलेट कर लिया और R भी कैलकुलेट कर लिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, एज हम जानते हैं एज म्यू इक्वल टू, आप किसी भी को ले लीजिए, साइन I1 अपॉन साइन R1। अब चूंकि ये तो बराबर है, तो क्या इसको साइन I अपॉन साइन R नहीं लिख सकते? I1 बराबर I2 बराबर R, हम ये मिनिमम कंडीशन में, तो यहाँ से देखिएगा म्यू इक्वल टू साइन I की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, डेल मिन प्लस ए डिवाइड बाई 2, और R की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, साइन A/2। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, मिनिमम डेविएशन, ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ रही है बात? चलिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसी का नाम है हमारा प्रिज्म फार्मूला। तो अगर आपको बोर्ड में कभी कभी प्रिज्म फार्मूला पूछता है बच्चों, तो आप यहाँ तक डेराइव करके छोड़ देंगे, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमने जो कंडीशन ऑब्टेन की, आपने क्या देखा कि अगर मिनिमम डेविएशन है तो I1 बराबर I2 बराबर I, यानी कि सिंगल इंसिडेंस एंगल के लिए ये बात की जाती है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? इस रिलेशन को याद रखिएगा, इस रिलेशन को याद रखिएगा, सब मिनिमम डेविएशन कंडीशन है। डेल की ओरिजिनल फार्मूला वही था। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सारी बातें कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये कहता है कि फॉर थिन प्रिज्म, मैं कुछ बातें और आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म के केस में बच्चों, अभी आप लोगों ने पढ़ा था स्नेल लॉ एट एल एंड एम, तो आपने पढ़ा म्यू साइन R1 इक्वल टू 1 इंटू साइन I1, ये पढ़ा था अभी। और दूसरा आपने पढ़ा म्यू साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू साइन I2। ठीक, तो आप यहाँ से जरा गौर करिए, इफ I1 and R1, I1 R1 and I2 R2 are स्मॉल एंगल्स। अगर थिन प्रिज्म होगा तो स्मॉल एंगल्स हैं, तो इसका मतलब साइन, इसको हम लिख सकते हैं म्यू R1 इक्वल टू I1, और इसको लिख सकते हैं म्यू R2 इक्वल टू I2। क्या ठीक बात है इतनी? ठीक, तो जरा डेल का फार्मूला देखिए बच्चों, डेल का फार्मूला क्या था, I1 प्लस I2 माइनस ए। अगर मैं इसमें रख दूं तो देखिएगा I1 I2 की जगह म्यू बाहर हो जाएगा, और ये मिलेगा R1 प्लस R2 माइनस है, और R1 प्लस R2 कितना पड़ा था आपने, ए के बराबर। तो अगर मैं ए कॉमन ले लूं, तो जरा ध्यान से समझिएगा, आप अगर यहाँ पे R1 प्लस R2 को ए पुट कर दोगे, तो ये मिल जाएगा आपको फाइनल जो है यहाँ पे डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ध्यान रखिएगा, अगर थिन प्रिज्म कह रहा है तो आपको इस फार्मूले को लगाना है। थिन प्रिज्म का मतलब हुआ बच्चों कि एंगल जो ये होगा, जो ए एंगल होगा, अगर थिन प्रिज्म का मतलब यह है कि जो ए एंगल होगा, प्रिज्म एंगल होगा, वो लेस देन 10 डिग्री होगा। अगर लेस देन 10 डिग्री की बात है, अगर लेस देन 10 डिग्री दिया हुआ है, तो आप इससे निकालिएगा डेल, ठीक बात है, और वैसे निकालिएगा। चलिए, यहाँ तक की सारी बातें सबको क्लियर होंगी? ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ तक चलिए, आज के लिए इतना ही। राधे राधे बच्चों।